नमस्कार बच्चों। तो हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ पर राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद हमने पद्धतियाँ पढ़ी, कुछ व्यवहारिक मात्रकों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करी। तो वो सारी बातें हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के। अब क्या है कि इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट डायमेंशन विमा, उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली उसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, कन्फर्म, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो हमें उसके बारे में बात करनी है कि यूनिट एंड डायमेंशन में विमा के बारे में बात करनी है। तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन, यानी कि विमा। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि विमा होती क्या है, विमा किसे कहते हैं, ठीक है। तो विमा का मतलब क्या है? तो हमारे पास अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास राशियां थी। पहली राशियां थी मूल राशियां, और मूल राशियां जो थी वो 7 थी, ठीक है। मूल राशियां 7 थी। सबसे पहले हमने मूल राशि ली थी द्रव्यमान, दूसरी मूल राशि हमने यूज़ करी थी लंबाई, और तीसरी जो मूल राशि थी हमने वो यूज़ करी थी समय। हमने 3 मूल राशियों का यूज़ किया था पहले, लेकिन बाद में मूल राशियों की संख्या 7 हो गई थी, इसलिए चौथी मूल राशि थी अपने पास ताप। फिर 5वीं जो मूल राशि थी उसका नाम था विद्युत धारा, और छठी मूल राशि के रूप में लिखा था हमने ज्योति तीव्रता, ठीक है। 7वीं मूल राशि थी जो पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियां थी, ठीक है। 7 मूल राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 तो वो राशियां थी जो पूर्णतः स्वतंत्र होती थी, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती थी। फिर हमने इन मूल राशियों से एक नई चीज बनाई थी, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां बनती थी मूल राशियों से, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां बनाई थी हमने मूल राशियों से। और मैंने एक एग्जाम्पल उठाया था, जैसे पिछले में अपने बात कर रहे थे बल की। बल में हमने एक लंबाई यूज किया था, और क्या यूज किया था? द्रव्यमान यूज किया था। बटे में हमने यूज किया था समय का स्केल। हमने इसके मात्रक न्यूटन भी लिखा था, सीजीएस में डाइन भी लिखा था, एफपीएस में पाउंडल भी लिखा था। ये सारे इसके मात्रक लिखे थे। मैं मात्रक की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ राशियाँ कौन कौन सी ली थी। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि को बनाते समय हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मूल राशियाँ 7 है। कोई भी फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होगी। कुछ मूल राशियां गुणा में जा सकती हैं, कुछ राशियां भाग में जा सकती है, जोड़ अंतर में तो आएंगी नहीं। तो हमें जब भी व्युत्पन्न राशियां बनानी है तो मूल राशियों की आवश्यकता होती है। अब बात यह है कि विमा क्या है। जब व्युत्पन्न राशियों का निर्माण किया जाएगा तो हमें यह देखना है कि व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियों का उपयोग किया गया है, कौन कौन सी मूल राशियों का उपयोग कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ अगर देखा जाए तो आपके सामने लंबाई यूज किया है, कितने बार किया है? 1 बार। द्रव्यमान 1 बार, समय 2 बार। तो आपने मूल राशियों में किसी मूल राशि को गुणा में उपयोग किया है, किसी मूल राशि को आपने भाग में उपयोग कर रखा है। कोई मूल राशि 1 बार उपयोग करी गई है, कोई मूल राशि 2 बार उपयोग की गई है। तो व्युत्पन्न राशियों में जब मूल राशियों का उपयोग किया जाता है तो विमा यही बताती है कि किसी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियों का उपयोग किया गया है और कितनी बार उपयोग किया गया है, कहाँ किया गया है, गुणा में या भाग में। इस चीज को एक्सप्लेनेशन जब करते हैं तो वो विमा से डिनोटेड करते हैं, विमा से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक है। तो विमा ये बताएगी कि कौन कौन सी मूल राशियों को कितनी बार उपयोग किया गया है और गुणा में किया गया या भाग में किया गया। इस चीज को हम बताते हैं विमा द्वारा, ठीक है। विमा का
ये कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने यहाँ लंबाई लिया है, लंबाई आपने मीटर में ली है या सेंटीमीटर में ली है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने पद्धति कौन सी यूज़ की है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने लेंथ यूज़ करी है, एक बार उपयोग किया है, तो विमा इसकी काउंटिंग बताएगा, इसके मात्रक क्या है उससे नहीं मतलब हमें। ठीक है, तो ये व्युत्पन्न राशियां बनाते समय मूल राशियों का उपयोग कर रहे हो। कौन कौन सी मूल राशियों का उपयोग कर रहे हो, इस चीज़ को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, विमा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। समझ आ गई विमा क्या है। तो विमा व्युत्पन्न राशियों में उपयोग की गई मूल राशियों की जानकारी देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बात व्युत्पन्न राशियां में। सबसे पहले आप व्युत्पन्न राशि बनाओगे तो वही 7 है। सबसे पहले हमने बात की है द्रव्यमान की। जहाँ तक द्रव्यमान की बात आती है, द्रव्यमान को अपने इंग्लिश में मास लिखेंगे। मास लिखने के कारण इसलिए इसका सिंबल हम यूज करते हैं एम के रूप में। अब देखो द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम, कौन सी पद्धति उपयोग की गई उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने ये देखना है द्रव्यमान उपयोग हुआ, कितने बार उपयोग हुआ वो है। ठीक है, वो जितने बार भी उपयोग हुआ, द्रव्यमान 1 बार उपयोग हुआ, 2 बार उपयोग हुआ है, वो इसकी पावर के रूप में शो कर देना है यहाँ पर। ठीक है, पावर यदि प्लस में आती है इसका मतलब आपने अपर साइड ऊपर की ओर उपयोग किया गया है, अगर माइनस में इसका मतलब आपने भाग में नीचे उपयोग किया गया है इस राशि का उपयोग। द्रव्यमान के बाद दूसरी राशि जो है मेरे पास आ जाती है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ के रूप में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको किससे सिंबल दूंगा, एल, कैपिटल एल। और जितने बार भी लिखा जाएगा उसको मैं इसके ऊपर पावर के रूप में शो कर दूंगा। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना लेंथ यूज कितने बार हुई है। तीसरा जो है लंबाई के बाद अपने यूज करते थे समय। समय, ठीक है, इसको लिखा गया है टाइम के रूप में और इसे मैंने लिख दिया है टी। जितने बार भी यूज होगा तो उसके ऊपर लिख देंगे। 3 तो है ही, क्योंकि 3 तो शुरुआत में लेके चले थे, एमकेएस पद्धति में यूज किया था, एसआई में आपने बढ़ा लिया था। उसके बाद आ जाता है ताप। ताप की बात करी जाए तो टेम्परेचर किस में मेजर करा था एमकेएस में, अपने केल्विन में। केल्विन में मेजर किया था, तो यहाँ सिंबल दिया जाएगा के, और जितने बार भी इसको यूज किया जाएगा हम उसको पावर के रूप में लिख देंगे। केल्विन के बाद 5वां जो राशि आती थी वो आती थी अपने पास विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और इसको हमने जो लिया था वो एम्पियर में यूज किया था, और एम्पियर का सिंबल ए, और जितने बार भी यूज करेंगे इसको पावर के रूप में इस पर शो कर देंगे अपने। उसके बाद 6ठे नंबर पे विद्युत धारा के बाद हम जो आता है वो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता हमने यूज किया था कैंडेला, और कैंडेला को CD के रूप में लिखा जाता है, ये लीजिए। और 7वां जो मूल राशि थी हमारे पास पदार्थ की मात्रा, और 7वीं जो मूल राशि थी पदार्थ की मात्रा वो लिखी जाती है किसमें, मोल में, और इसे लिखा जाता है MOL। जितने बार भी यूज करेंगे वो हम इसके ऊपर पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने सारा का सारा इसका बात की है कि ये 7 मूल राशियां हैं, और व्युत्पन्न राशियों में इनका उपयोग करेंगे, गुणा में करेंगे, भाग में करेंगे, कितने बार करेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इसको लिखने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। ठीक है, और हाँ, बाई चांस अगर आपको किसी जगह मान लो m की पावर 0 लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब आपने वो राशि यूज नहीं की है। ठीक है, मान लो किसी जगह पर आपको m की पावर 1 लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ आपने द्रव्यमान को 1 बार यूज किया है। मान लो आपने कोई राशि ऐसी मिल गई है आपको M1L1T-2 ऐसे लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने द्रव्यमान कितने बार यूज किया है, 1 बार। लंबाई कितने बार यूज की है, 1 बार। और समय कितने बार यूज किया है आपने, 2 बार। लेकिन माइनस आपको क्या बता रहा है कि समय आपने कहाँ यूज किया है, भाग में यूज किया है। ठीक है, इस चीज से बताया जा सकता है। तो इस चीज को कई किताबें ऐसे भी लिख देती है MLT-2, जब किसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब है 1।
ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारा का सारा हमें लिखने का सिस्टम है, लिखने का तरीका है, कैसे लिखना है हमने, ये सारी की सारी लिखने का सिस्टम है। ठीक है, ये मूल राशियाँ जो है यूज़ करेंगे, कितनी बार यूज़ करेंगे वो हम विमा में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि विमा बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो विमा है वो आप पद्धति कोई भी ले लो, ठीक है, एमकेएस ले लो, सीजीएस ले लो, एफपीएस ले लो, ये जो है पद्धति पर निर्भर नहीं करती, पद्धति पर निर्भर नहीं करती। मान लो आप एनर्जी, ऊर्जा की बीमा ले रहे हो, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक आप जूल है, ठीक है, ऐसे ही में अर्ग ले लिया सीजीएस में, तो यूनिट चेंज होने से, पद्धति बदलने से बीमा नहीं बदलेगी। ठीक है, बीमा जो है वो मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, ये राशियों पर निर्भर करती है कि राशियां क्या है। दूसरी बात, जो पूरक राशियां होती थी की बीमा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्युत्पन्न राशियों में कौन कौन सी मूल राशियों का उपयोग किया गया है, जबकि पूरक राशियां जो है वो मूल यूज ही नहीं होता, व्युत्पन्न उससे लेना देना नहीं है। पूरक राशियां जैसे कोण, ठीक है, कोई भी आ गया, ठोस कोण कोई भी आ गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, रेडियन, ठीक है, इन सारी चीज़ों की अपने पास कोई बीमा नहीं होती है। जब भी किसी पूरक राशियों की बात आ जाएगी वहाँ MLT000 लिखा जाता है, क्योंकि पूरक राशियों की कोई बीमा नहीं होती। ठीक है, तीसरी बात, जब भी हम बीमा बनाते हैं तो बीमा में किसी भी राशि की बीमा बनानी है, मान लो आपने गतिज ऊर्जा की बीमा बनानी है तो हाफ mv² लिख दिया अपनी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, तो आप द्रव्यमान, वेलोसिटी, वेग, इसकी बीमा बना सकते हो। नंबरिंग का कोई लेना देना नहीं, इसके साथ संख्या क्या जुड़ी है उसकी हम बीमा नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे पास बीमा के बारे में आती है, बीमा कहाँ यूज़ क्या है क्या नहीं है, तो ये बीमा की कुछ बातें आती हैं। ठीक है, तो बीमा में पद्धतियों पर बीमा निर्भर नहीं करती है, ये मैंने खास तौर पे याद रखना, बीमा उस राशियों पर निर्भर करती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण बीमाओं के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण बीमाओं के बारे में देखो, बीमाएं बहुत हैं और क्वेश्चन बीमा से डेफिनेट आता है, इसलिए सारी बीमाएं आपको हाथ से बना बना के देखनी चाहिए। और बीमा याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूले आते हैं उतनी ही ज़्यादा बीमाएं आपको बनानी आएंगी, उतनी ही ज़्यादा है, इसलिए आपकी फॉर्मूलों पर पकड़ होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मूलों पर पकड़ नहीं है तो ऐसे बीमा रटी नहीं जा सकती। ठीक है, इसलिए बीमा बनानी आनी चाहिए। तो बीमा कैसे बनेगी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले जैसे बात करता हूँ क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई एक प्रकार की लेंथ है, L1, 1 का मतलब एक बार। चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, L1, दोनों आ गया। अब देखो यहाँ L1 है तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, हो गया। तो L2 यानी कि आपने इसमें लेंथ 2 बार यूज़ करी है। उसके बाद आ जाता है, अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो द्रव्यमान नहीं है इसमें, m0, इसमें समय भी कहीं नहीं आया, 0। ठीक है, लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। और ये अपने पास क्षेत्रफल की विमा आ गई है, और सीधा सीधा लिखूँ तो क्षेत्रफल की विमा आ गई है L2, यानी कि इसमें आपने लेंथ को 2 बार यूज़ किया है। ये तो ये अपने पास महत्वपूर्ण विमाओं के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा चलते हैं, अगर मैं क्षेत्रफल के बाद बात करता हूँ वॉल्यूम, आयतन। आयतन में लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में गहराई या ऊंचाई। ठीक है, इसमें आपने लेंथ L1, ये चौड़ाई भी तो लेंथ ही है ना,
L1 पावर तो है ही नहीं इनके ऊपर, ऊंचाई भी तो है 1, क्योंकि L के ऊपर कोई पावर नहीं है, चौड़ाई के ऊपर कोई पावर नहीं, ऊंचाई के ऊपर कोई पावर नहीं, इसलिए मैंने 1 1 1, लेकिन तीनों एक जैसी राशियां हैं तो तीनों की पावर काउंट हो जाएगी। 1 + 1 + 1 कितनी होगी 3, तो L3। द्रव्यमान नहीं है, T0। अब ये अपने पास किसकी विमा आ गई है, आयतन की। इसका मतलब जब भी मैं इसका मात्रक बनाऊंगा तो मुझे पता है कि मात्रक की पावर 3 आएगी। अगर मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो m3, m³ मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, फुट क्यूब, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास विमा बनाई है। उसी प्रकार और चलते हैं हम, ठीक है। आयतन के बाद, वॉल्यूम के बाद, यदि मैं बात करता हूँ डेंसिटी की, यानी कि घनत्व, घनत्व की विमा बात करो तो घनत्व, मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान घनत्व की। द्रव्यमान घनत्व का मान होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। अगर मुझे घनत्व की विमा चाहिए तो घनत्व की विमा में देखो द्रव्यमान है और मूल राशि है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा m1 आयतन। आयतन मेरे को अंडरस्टूड है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और 3 बार है। अगर मुझे डायरेक्ट याद है तो फिर मैं सीधा लिख दूंगा L3। अभी जस्ट मैंने बात की थी यहाँ पर, देखो आयतन की जस्ट यहाँ बात की है, L3 आया था। तो घनत्व की विमा आ गई मेरे पास, जो है m1 ऊपर और L³ या L3 नीचे। हमें इस प्रकार से बटे में कोई राशि नहीं रखनी है, इसलिए m1 L ऊपर ले जाओ -3, और टाइम तो है नहीं इसमें 0। तो ये मेरे पास डेंसिटी यानी कि घनत्व यानी कि द्रव्यमान घनत्व की विमा आ गई है। द्रव्यमान घनत्व, सिर्फ घनत्व शब्द का तो देखो क्या पता लगता है, ऐसा तो आवेश घनत्व भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये द्रव्यमान घनत्व की विमा आ गई मेरे पास। घनत्व की विमा आ गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि मैं वेलोसिटी यानी कि वेग की विमा निकालूं तो वेग की विमा क्या आएगी, वेग बराबर होता है लंबाई बटे में समय। वेग की बात करते हैं तो वेग जो है लंबाई बटे में समय, लंबाई जो है L1 बटे में समय T1, तो L1 बटे में जो राशि होती है जो ऊपर ले जाई जाती है तो -1 हो जाएगा, और इसमें देखो मास है ही नहीं, द्रव्यमान है ही नहीं, तो वेग बराबर L1/T1 या m0 L1T -1, ये किसकी विमा आ गई है, वेग की। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अब विमा आ गई है, तो मुझे याद रखना है कि वेग की विमा m0 L1T -1 होती है। मुझे कहा गया है वेग की या चाल की विमा पूछी जाए तो मेरी यही विमा है। ठीक है, मुझे कहा जाता है कक्षीय वेग की विमा बताओ, यही है। मुझे कहा जाए प्रक्षेपण वेग की विमा बताओ, यही है। मुझे कहा जाए प्लायन वेग की विमा बताओ, यही है। ठीक है, प्लायन वेग का अपने फॉर्मूला अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन वेग है, सभी वेग की विमा यही है। याद रखना, कोणीय वेग नहीं बात कर रहा मैं वेग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोणीय वेग कोण आता है, कोण आने के बाद आप जानते हो उसमें पूरक राशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कोणीय शब्द को छोड़कर जितने भी वेग शब्द आएंगे उनके लिए विमा क्या रहेगी, m0 L1T -1। वेग के बाद विमा आ जाती है मेरे पास जो है त्वरण की। तो विमा जो है वो त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। त्वरण का फॉर्मूला तो यही है, वेग में परिवर्तन बटे समय जो है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण की विमा चाहिए। अब वेग जो है इसकी डायमेंशन मुझे ऑलरेडी पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ से पता कर लो लंबाई बटे समय। लेकिन मैंने कहा कि वेग की विमा जैसे m0 L1T -1, तो मैंने यहाँ वेग की विमा लिख दी है m0 L1T -1 रख दी है, बटे में टाइम T1। अब क्या करें, ये जो नीचे वाली राशि है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो m0 L1, देखो ये T1 ऊपर जाके -1 है और माइनस का ऑलरेडी वहां पर पड़ा हुआ है, तो T -2 हो गया। ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की विमा आ गई है। त्वरण यानी कि अगर मुझे कहा जाए गुरुत्वीय त्वरण की विमा बताओ तो भी यही है। तो ये मेरे पास त्वरण की विमा आ गई है। इस प्रकार से हम इसकी विमा बना सकते हैं। ठीक है, त्वरण की विमा आ गई है, तो
त्वरण की विमा आने के बाद फिर चलते हैं, मुझे कहा गया है बल की विमा बताओ। बल आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, F बराबर m में द्रव्यमान गुणा में त्वरण, F बराबर m में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे द्रव्यमान की पता ही है कि ये m1 है। अब रही बात त्वरण की विमा। त्वरण की विमा मुझे अंडरस्टूड है, नहीं है तो लंबाई बटे समय का स्क्वायर करके हम पता कर सकते हैं। ठीक है, त्वरण मैंने जस्ट अभी बताया। तो त्वरण की विमा अभी निकाली थी, कितनी आई थी, m0 L1 T -2, ये आया त्वरण की विमा। अब ये देखो, ये 1 है, ये 0 है, दो जो है मास की है, इन दोनों को काउंट करो, जोड़ा इनको, 1 + 0 1 रहेगा, m1 L1 T -2। ये मेरे पास बल की विमा आ गई है। बल को मैं कई बार तनाव शब्द भी बोला जाता है, तनाव या बल की विमा पूछी जाए, m1 L1 T -2 है, कौन से बल की, किसी बल की। मुझे कहा जाता है कुलाम फोर्स की, कुलाम बल की विमा तो यही है, चुंबकीय बल की विमा तो यही है। ठीक है, किसी भी प्रकार के बल की विमा बात करेगा तो m1 L1 T -2 मेरे पास विमा है। तो ये एक व्यापक फॉर्मूला बन गया हर एक प्रकार के बल के लिए। m1 L1 T -2 का फॉर्मूला आपने कहा जाए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूला, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला आप जानते हो, F बराबर G m1 m2 बटे में r² होता है, उससे काउंट करो तो भी बल की अपने पास यही विमा आएगी। तो बल की विमा अब हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, m1 L1 T -2। ये मेरे पास क्या आ गई है, बल की विमा आ गई है कि बल की विमा क्या होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास बल की विमा आ गई है। बल की विमा आने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। बल की विमा आने के बाद फिर मुझे विमा चाहिए कार्य की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्य की विमा, क्योंकि कार्य जो है ये ऊर्जा का रूप है। कार्य बराबर आप जानते हो बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की विमा मुझे याद रहनी चाहिए, m1 L1 T -2 इंटू विस्थापन की विमा कितनी आ जाती है, L1, और ये मेरे पास डायमेंशन आएगा m1 L2 T -2। ये मेरे पास विमा आ जाती है बल की। और याद रखना बल, सॉरी बल कहाँ से आ गया, बल की जगह मैं लिख रहा था ऊर्जा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऊर्जा की विमा, तो बल गुणा विस्थापन, तो ऊर्जा की है m1 L2 T -2, ऊर्जा की विमा आ गई है। अब ऊर्जा सभी प्रकार की, ठीक है, जब भी मेरे को ऊर्जा की विमा चाहिए होगी तो मैं यही लिखूंगा m1 L2 T -2। ठीक है, जब भी ऊर्जा की विमा आ गई है, तो ये सारा का सारा मेरे पास आ गया है बल की विमा और ऊर्जा की विमा। अब एक क्वेश्चन था, अपने जानते हैं F बराबर एक फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटे में r²। याद करो ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, और यहाँ जो G होता है इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हमें कई बार इस G की विमा पूछिए, याद हो डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद हो बहुत अच्छी बात है, कुछ फेमस विमाएँ हैं वो याद रहनी चाहिए। लेकिन अगर अपने को बाई चांस ये नहीं याद है, इसको पता करना चाहिए, तो G बराबर क्या आएगा, F यानी कि फोर्स, इससे दूरी का वर्ग बटे में m1 m2, तो G बराबर, अच्छा बल की विमा मुझे याद रहनी चाहिए, m1 L1 T -2 इंटू r², दूरी का वर्ग कौन सा, L2 बटे में द्रव्यमान, द्रव्यमान 2 बार है तो एक साथ ही लिख देता हूँ m2। चलिए इकट्ठा करते हैं। G m नीचे 1, ऊपर 1, नीचे 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 और ये हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अपने पास m -1। अच्छा लेंथ 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो L3 T -2, ये कई बार पूछी हुई विमा है, कई बार आई हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विमा है। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो डायमेंशन है वो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये G का मान आ गया, मैं से ऊर्जा की विमा आ गई है। ऊर्जा की विमा आने पर संवेग की विमा अगर पूछा जाए तो
मोमेंटम, संवेग, संवेग P बराबर mv द्रव्यमान गुणा में वेग, द्रव्यमान m1 इंटू वेग लंबाई बटे समय, या सीधी याद हो m0 L1 t माइनस 1, तो कितनी आ गई m1 L1 t माइनस 1। m1 क्यों? क्योंकि 1 और 0 ये दोनों जुड़ गए, तो ये संवेग की मोमेंटम की विमा आ गई। तो इस प्रकार से हम विमाओं को बना सकते हैं। ठीक है, विमाएं बनाने के बाद अब अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे कहा जाता है कोण की विमा, तो देखो कोण की विमा तो आप जानते हो, कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। चाप किस में लिखी जाएगी? मीटर है तो L1, त्रिज्या L1, तो ये आ जाएगा m0 L0 और t0। ठीक है, m0 L0 t0। तो ये जो विमा है कैसे आई? m0 L0 t0, क्योंकि ये पूरक राशियां थी और पूरक राशियों की कोई विमा नहीं होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। कोण ले लोगे उसकी विमा यही आएगी, हो जाएगा। अब आ जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा से लिखते हैं, याद करो ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता था? थीटा बाय टी। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे में समय। कोण पूछ सकता है, कोण को सीधा कोणीय विस्थापन भी लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है। तो ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर कोण की कोई डायमेंशन नहीं है, m0 L0 t0 बटे में टाइम तो है ना t1, तो कोणीय वेग की विमा क्या आ गई है? m0 L0 t माइनस 1। हो गया। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण की विमा एक्सेलरेशन अल्फा से लिखा जाता है, तो कोणीय वेग बटे में समय, और कोणीय त्वरण, कोणीय वेग की विमा m0 L0 t माइनस, ये भी लिखी थी, बटे में टाइम की t1, तो m0 L0 t माइनस 2, ये मेरे पास कौन सी विमा आ गई है? कोणीय त्वरण। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे, आपको विमा उतनी ही ज़्यादा बनानी आ जाएगी। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले आने पर ही है। ठीक है, और चलते हैं। अगर अपने कोई विमा की बात की जाए तो E बराबर याद करो h न्यू, ये भी फॉर्मूला कहीं पढ़ा था। h को हम कहते हैं प्लांक नियतांक। ठीक है, अगर अपने को प्लांक नियतांक की विमा पूछी जाए तो हमें फॉर्मूला तो आना चाहिए ना, E बटे में न्यू। E क्या होता है? ऊर्जा, बटे में न्यू क्या होता है? आवर्ती। ऊर्जा बटे आवर्ती, हम इसको प्लांक नियतांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ऊर्जा, ऊर्जा की विमा तो मैंने कहा याद ही रहनी चाहिए, m1 L2 t माइनस 2। और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती, आवर्ती बराबर होता है 1 बटे में आवर्तकाल, यानी कि m0 L0 t माइनस 1। मुझे फॉर्मूले ध्यान होंगे तो विमाएं बनती जाएंगी। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा की विमा आ जाती है m1 L2 t माइनस 2 बटे में आवर्ती, मैं एक साथ सीधा ही लिख देता हूँ t माइनस 1। और प्लांक नियतांक की विमा आ गई है मेरे पास m1 L2, ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके, तो -2 + 1 तो -1 हो जाएगा। तो ये किसकी विमा आ गई है मेरे पास? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक की विमा आ गई है। देखो फॉर्मूले जितने ज़्यादा याद होंगे उतना ही अच्छा अपने लिए रहेगा। ठीक है, एक विमा की और बात करता हूँ, बहुत फेमस होती है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं W बराबर 1/2 Li², एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर स्वप्रेरण गुणांक की विमा हेनरी इसका यूनिट होता है, कई बार तो इसके मात्रक पूछ लिए जाते हैं। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी स्वप्रेरण गुणांक का भी मात्रक होता है, अनुन्नय प्रेरण गुणांक का भी मात्रक होता है। स्वप्रेरण गुणांक की अगर विमा देखी जाए तो L बराबर आएगा 2W बटे में I², और इसका यूनिट देखा जाएगा तो इसका यूनिट होता है जूल बटे में
एम्पियर का स्केल, स्वयं प्रेरण गुणांक। ठीक है, अब मुझे बहुत इजी हो गया है, फॉर्मूला ध्यान में आते ही तो बहुत इजी हो जाएगा। जूल मैं जानता हूँ ऊर्जा है तो m1 L2 T-2 बटे में एम्पियर है तो A2 स्वयं प्रेरण गुणांक को अपने L से लिख लेते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, L2 T-2 A-2, तो ये अपने पास स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा आ जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण विमाओं के बारे में है। जितना ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा विमाएं और निकलती जाएंगी। ठीक है, विमाएं चाहे जितनी भी बना ली जा सकती हैं उतना ही आगे और ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अगर मुझे किसी ने पूछा है कि एक विमा बताइए, आवेश की कौन सी विमा होती है? आवेश तो हम जानते हैं धारा का फॉर्मूला आता है I बराबर Q/T। तो आवेश Q बराबर फॉर्मूला है क्या? IT Q। अच्छा, द्रव्यमान है नहीं, M0 L0 T1 A1, तो ये किसकी विमा आ गई है मेरे पास? आवेश की विमा आ गई है। ठीक है, तो आवेश की विमा आने के बाद अगर मुझे ये पूछा जाए कि विभव की क्या विमा होती है? विद्युत विभव की विमा याद करो कैसे लिखा था? V बराबर, फॉर्मूला पता हो तो कुछ भी बन सकता है, W/Q। ठीक है, विद्युत V बराबर W, यानी कि ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2 बटे में आवेश की विमा अभी लिखी है मैंने A1 T1 या T1 A1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो इसलिए विभव की विमा लिखी जा सकती है m1 L2 T-3 A-1। तो ये मेरे पास किसकी विमा आ गई है? विभव की। ठीक है, विभव की विमा आने के बाद ये V की विमा आ गई है। अगर मुझे पूछा जाए धारिता की विमा बताओ, C की विमा बताओ, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम जानते हैं Q बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ था CV, तो फिर C बराबर क्या आएगा? Q बटे में V। C आवेश A1 T1 बटे में V अभी निकाला है हमने m1 L2 T-3 A-1। अब इसको नीचे वाली राशि को सबको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो C बराबर आ जाएगा m-1 L-2 T+4 A+2। धारिता की विमा आ गई। तो बनते जाएंगे, फॉर्मूले याद होंगे तो जितनी मर्जी भी। मैं बेसिक यही पढ़ रहे हैं कि किसी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियों का यूज हो रहा है, ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मुझे पूछा गया तो √LC की विमा किसके बराबर होती है? √LC की विमा किसके बराबर होती है? और उसने मुझे 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो हमें पता करना होगा कि √LC की विमा किसके बराबर होती है। √LC के लिए L, अभी स्वयं प्रेरण गुणांक के बारे में बात की थी, तो √LC में सबसे पहला स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है? तो देखो, अभी मैं स्वयं प्रेरण गुणांक विमा लेके चला था m1 L2 T-2 A-2। m1 L2 T-2 A-2 कैसे बनी थी? W बराबर 1/2 Li², इस फॉर्मूले से मैंने यूज़ किया था। अब देखो, सबसे पहले वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या करेंगे अपने पास m1 L2 T-2 A-2 इंटू धारिता की विमा। चेक करो क्या है, ये रहा m जो है -1 L-2 T4 A2। ठीक है, ये रूट है इसके ऊपर। अगर मैं बात करूँ तो एक साथ ऐसे लिखूंगा, तो m काउंट करो पहले, तो 1 - 1 तो क्या हो गया? 0, 2 - 2 0, t तो इसका t का बचेगा 2। a की विमा 0 की रूट है तो पावर हाफ, तो ये कितना बच गया? T1। यानी कि ये किसके बराबर आ गई है मेरे पास विमा? समय के बराबर आ गई है। ठीक है, √LC। अगर और ज़्यादा अगर आप ध्यान दो तो कोई ख़ास बात नहीं है, तो √LC पे आप फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला याद करो, F बराबर √2π, ये 2π √LC हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। और ये आवर्ती 1/LC है, आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल है। तो इसका मतलब आवर्तकाल यानी कि टाइम की विमा। यदि ये सीधा दिमाग में आता तो ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि √LC किसकी विमा है। ठीक है, किसकी विमा है?
ये अपने पास टाइम की विमा आ जाती है। तो ये मैंने सारे के सारे मेरे विमा कैसे बनाई जाती है, विमा क्या कैसे कैसे बनाई जाएगी, तो वो सारा मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। जितने फॉर्मूले हैं आप उन फॉर्मूलों को पढ़िए, उसके हिसाब से बीमा बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। बीमा बड़े आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कई बार मुझे एक फॉर्मूला दे दिया, P प्लस A बटे में V स्क्वायर, V माइनस B बराबर RT, एक इक्वेशन दे दी है। बड़ा फेमस इक्वेशन है, हम जानते हैं गैस के लिए समीकरण यूज़ की जाती है, ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है यहाँ A B की विमा क्या है। विमा बनाते समय हमने यही देखा था कि गुणा भाग से ही व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं। यहाँ जोड़ है, ये हमारे पास दाब है, तो याद रखना ये प्लस का निशान है तो फिर डेफिनेट ये भी दाब ही होगा, क्योंकि समान राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। गुणा भाग दो भिन्न भिन्न राशियों का हो सकता है, लेकिन जोड़ और अंतर हमेशा समान राशियों का होता है। इसका मतलब A बटे में V स्क्वायर क्या चीज़ है मेरे पास, दाब है, प्रेशर। तो फिर A बराबर क्या आ गया, दाब इंटू V स्क्वायर। V क्या है यहाँ, वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन का वर्ग, ठीक है। अब आपको दाब की विमा चाहिए। दाब की विमा तो बहुत ही बढ़िया है, क्या होती थी, बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल दाब की विमा है, तो दाब बराबर बल की विमा याद रहनी चाहिए m1 L1T माइनस 2 बटे क्षेत्रफल। एरिया की विमा जो थी वो कितनी आई थी अपने पास, L2, ठीक है। तो L2 विमा आई थी इसके पास, तो दाब की विमा आई थी अपने पास m1 L माइनस 1T माइनस 2। ले आओ यहाँ A दाब की विमा लिखूंगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू वॉल्यूम। याद रखो आयतन की विमा होती थी L क्यूब की स्क्वायर है, L की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पर A जो है m1 L 5 T माइनस 2 A की विमा आ गई। वैसे B की विमा की बात करो तो ये क्या है, ये आयतन है। तो डेफिनेट समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो B भी क्या होना चाहिए, आयतन ही होना चाहिए। तो B बराबर क्या है मेरे पास, ये आयतन है, आयतन है तो B की विमा m0 L3 T0, ये मेरे पास इसकी विमा आ गई है। तो इस प्रकार से अपने बहुत सारे आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर के ख़त्म होते ही हम क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन में भी हम ऐसे क्वेश्चन यूज़ करेंगे कि विमा कैसे निकाली जाती है। तो ये हमने थोड़ी डिस्कस किस टॉपिक के ऊपर करी है, विमा के ऊपर करी है कि विमा किस टाइप से होती है, ठीक है। विमा के बाद हम चलते हैं आगे एक बात कि विमा के यूज़ क्या है, विमा हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं। देखो विमा के कई यूज़ हैं। सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले की सत्यता को प्रदर्शित करना, ठीक है। अगर आपने कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, मान लो E बराबर लिखा हुआ है Q स्क्वायर बटे में 2C, मान लो ये कोई फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए इसके दो भाग होते हैं। ये इसका LHS भाग है, ये इसका RHS भाग है। आपने कुछ नहीं करना, आपने LHS भाग की विमा लेनी है, RHS भाग की विमा लेनी है। यदि ये दोनों विमाएं बराबर आ जाती है तो फॉर्मूला सही है। अगर ये दोनों विमाएं बराबर नहीं आती है तो आपका ये फॉर्मूला गलत है। तो विमा किसी भी फॉर्मूले की सत्यता को जो है प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है कि कैसे काम में लिया जाएगा, कैसे इस फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। दूसरा विमा का उपयोग जो है वो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण करने के भी काम आ जाता है। जैसे मुझे किसी का MKS पद्धति में मान दिया गया है और CGS में मान निकालना है, उसके लिए भी विमा का उपयोग किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। हमें कई बार ये कह दिया जाता है कि मान लो कोई फॉर्मूला दे दिया हमें कि किसी भी राशि की या गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो किसी भी राशि की जो गतिज ऊर्जा है E, वो द्रव्यमान की पावर A और वेग की पावर B पर निर्भर करती है, ठीक है। इन दोनों पर निर्भर करती है। तो हमें ये पूछ लेगा कि AB के मान क्या है। मैं एक बहुत ही इजी
फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ईजी ताकि समझ आ जाए। ठीक है, ए बी के मान क्या होंगे, हम इसे ये कहेगा कि ए बी के मान क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो मुझे पहला ऑप्शन दे दिया है 1 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया है इसने 1 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया है मुझे इसने 1 और 1/2, और चौथा ऑप्शन मेरे को दे दिया है इसने 1/2 1/2। मुझे इसमें से सब पता करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि जो दोनों तरफ की, मैंने कहा कि फॉर्मूला तभी सही होगा यदि दोनों तरफ की विमा सही होगी। तो आप एक काम कीजिए, इस भाग की विमा आपको पता है, जैसे ऊर्जा है m1 L2 T-2, ये क्या है, द्रव्यमान है। m1 की पावर उसने मुझे कितनी शो की है, a, जिसका मुझे मान पता करना है, और ये है वेग, वेग m0 L1 T-1 की पावर कितनी है, b। एक काम करते हैं, a अंदर गुणा करो, b को इन जो राशियां हैं इनके साथ गुणा करते जाओ अंदर की तरफ। यहाँ क्या आ जाएगा, m की पावर a, m की पावर 0, l की पावर b, t की पावर -b। यहाँ क्या आएगा, m की पावर a, l की पावर b, और यहाँ भी b है, और t की पावर कितनी आ गई है, -b। इधर है m1 L2 T-2, तो ये LHS भाग है, ये RHS भाग है। और कोई फॉर्मूला कब सही होता है, यदि दोनों तरफ की विमाएं बराबर हो तो ही फॉर्मूला सही होगा। बराबर करो, इधर क्या है m1, उधर क्या है m की पावर a, फॉर्मूला सत्य है तो दोनों तरफ सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इधर a है, इधर क्या है 1 है, तो निश्चित रूप से a बराबर मेरे पास कितना मान आ गया, 1। इसी प्रकार इधर L2 है, उधर L की पावर b है, कंपेयर करो तो फिर b बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार यदि मैं टाइम के में आपस में कंपेयर करता हूँ, t-2 है, उधर t की पावर -b है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2। हो गया यहाँ तक। अब आपके सामने a और b की वैल्यू है, आप कोई भी टिक कर लोगे, आपका ऑप्शन आपके सामने होगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ इक्वेशन भी बन जाती है, इक्वेशन सॉल्व आपको करना आता है। मान लो कई बार क्या होता है, a b जुड़ के भी आ जाते हैं, तो हमें इस प्रकार से कई बार मान पूछे जाते हैं। मान पूछेगा तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहला काम करना है, दोनों तरफ की विमय रखनी है। विमय रखने के बाद जो ए बी या एक्स वाई जो भी बोलेगा वो अंदर गुणा करना है। ठीक है, इधर MLT में फॉर्म में आना चाहिए, इधर भी MLT में आना चाहिए। यदि ये इस प्रकार से ज़्यादा है तो उनको इकट्ठे करके फॉर्म लो। फिर m का m से कंपेयर करो, l से m पे कंपेयर करो, t का t से कंपेयर करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हम विमा के यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास विमा के यूज़ आ जाते हैं कि विमा का उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए, हम विमा के बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं विमा में से। ठीक है, यहाँ तो ये पूछ लेता है, किसी न किसी राशि की विमा ही पूछ लेगा कि ये किसकी विमा, या कोई नाम दे देगा, उसके अंदर ये पूछ लेगा कि इसकी विमा क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक। हमारा सार्थक अंक क्या होते हैं? देखो, कोई राशि कितनी शुद्ध है, कोई मान कितना ज़्यादा शुद्ध है, इस चीज़ का हम डिसाइड कैसे करेंगे? किसी राशि में जितने ज़्यादा सार्थक अंक होते हैं वो राशि उतनी ही ज़्यादा शुद्ध होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सार्थक अंक जो है वो किसी भी राशि की शुद्धता को व्यक्त करते हैं। किसी राशि में जितने ज़्यादा अंक होंगे उसमें शुद्धता उतनी ज़्यादा होगी, उसके मेजरमेंट में त्रुटि उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये सार्थक अंक का मतलब है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे कहता हूं कि किसी जगह लिखा हुआ है 100 और किसी जगह लिखा हुआ है 100.00, तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, इसकी तुलना में इसकी शुद्धता ज़्यादा है, ज़्यादा शुद्ध है वो मान। ठीक है, उसकी स्टिक होने की संभावना जो है, उसके प्रदर्शित मान जो है वो ज़्यादा शुद्ध है। इस प्रकार से जिस राशि में जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे वो राशि उतनी ही ज़्यादा शुद्ध होगी। अब हमें ये पता करना है कि सार्थक अंक जो होते हैं वो कैसे पता करें।
सार्थक अंकों को पता करने का तरीका क्या है, सार्थक अंक पता करने के नियम क्या क्या है। हमें सार्थक अंकों को पता करने के कुछ नियम निकालने हैं। सबसे पहले सार्थक अंकों को ज्ञात करने का नियम क्या है। आपको कोई राशि दे रखी है जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें जीरो नहीं है, कोई ऐसी राशि दे रखी है, जीरो को छोड़कर राशि में जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी सार्थक होती है। जीरो हम बाद में बात करते हैं, जीरो क्या है, जीरो कब सार्थक होगी कब सार्थक नहीं होगी हम आगे बात करते हैं। अभी फिलहाल हम ये कहते हैं कि अगर जीरो नहीं है, बिना जीरो के जितने भी अंक होते हैं वो सारे के सारे सार्थक होते हैं। मान लो लिखा हुआ है, ये कोई संख्या लिखी है, ठीक है, इसमें कहीं भी जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5, तो इसमें अगर पूछा जाए कि कितने सार्थक अंक हैं तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो है वो 5 है। 5 सार्थक अंक है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी मान दे रखा है, आपको दे रखा है 48, ये लो मैंने कोई संख्या लिख दी है। अगर इस संख्या में देखा जाए तो कहीं जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो ये सारे के सारे क्या हैं, सार्थक अंक हैं। टोटल संख्या इनमें भी 5 ही है। कोई भी संख्या जहाँ जीरो नहीं है तो जीरो को छोड़कर, ठीक है, सभी अंक सार्थक होते हैं। यदि पहले नियम की मैं वापस बात करूं तो सभी अशून्य अंक, ठीक है, ये अपने पास पहला नियम आ गया है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी अशून्य अंक जो है वो सार्थक होते हैं, ठीक है, जिसमें जीरो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे नियम की बात करते हैं। पहले नियम में तो हमने ये बात की है कि कौन से सार्थक जो अंक हैं वो जीरो को छोड़कर कौन से होते हैं, तो मैंने कहा कि जीरो को छोड़कर सारे ही सार्थक अंक हैं। अब आ जाओ जीरो पर फोकस करते हैं। जीरो पर फोकस करते हैं तो मान लो किसी राशि में जीरो है, लेकिन जीरो अशून्य अंकों के बीच में है, यानी कि किनारे पर नहीं होनी चाहिए, अशून्य अंकों के बीच में है, ठीक है। जीरो स्टार्टिंग में भी जीरो नहीं होने चाहिए, लास्ट की बात भी जीरो की नहीं कर रहा, मैं बीच की बात कर रहा हूँ। अगर किसी राशि के बीच में जीरो है तो उसका क्या करें। मान लो ये कोई संख्या लिख दी, जीरो भी है लेकिन किनारे पर नहीं है, ठीक है, इसमें शून्य को सार्थक माना जाता है। और इस राशि में यदि मुझे सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए तो टोटल सार्थक अंक कितने माने जाएंगे, इसमें 4, ठीक है, 1.007802 कोई लिख दिया अपने, दशमलव भी ले लिया इसमें। देखो ये अशून्य मतलब अंकों के बीच की जीरो है, ये जीरो किनारे पर नहीं है। ये अशून्य अंक तो सारे सार्थक होते ही थे, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जो जीरो नहीं है वो तो सारे सार्थक है, ये जीरो है, लेकिन ये जीरो किनारे पर नहीं है तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ठीक है। जीरो से पहले कोई अशून्य अंक होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट वाली जीरो की बात नहीं कर रहा, बीच में जीरो है, ठीक है, इस जीरो से पहले कोई अंक है। इसलिए यदि 3 और 3 6 और 7, इसमें यदि मुझसे पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं तो टोटल 7 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट है, सार्थक अंक है। तो ये मेरे पास सार्थक अंकों की बात आ गई है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी राशि में शून्य है तथा अशून्य अंकों के बीच में है तो उसे सार्थक माना जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा नियम आ जाता है, दूसरा नियम आ जाता है। दूसरा नियम आने के बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा नियम की ओर। यदि कोई शून्य शुरू में दे रखी हो तो उसका क्या करें। शुरुआती जीरो जो है, यानी कि किसी जीरो से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, शुरुआत में जीरो दे रखी है, ठीक है, जीरो से पहले कोई अंक नहीं आ रहा है या अशून्य अंक नहीं आ रहा है तो वो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। मुझे बोला 0.732, अब ये देखो जीरो है लेकिन ये कहाँ है, शुरू में है, तो शुरू वाली जीरो को सार्थक नहीं माना जाएगा, बाकी सारे सार्थक हैं। तो इसमें यदि मुझे पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है,
हो जाएगा। फिर चलते हैं, जैसे ये लिखा 0.0186, देखो ये तो सारे सार्थक है क्योंकि ये अशून्य है, ये 0 शुरुआती है, इससे शुरुआती है और इससे पहले भी कोई अंक नहीं आया हुआ, ये दोनों ही 0 सार्थक नहीं है। तो यदि इसमें सार्थक पूछा जाए मेरे से तो सार्थक अंक इसमें भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब जरा देखो 0.018062, अब ये अगर मैं लिखता तो ये शुरुआत की 0 है, सार्थक नहीं मानी जाएगी, अंक सारे सार्थक होते हैं, लेकिन ये 0 की क्या करें, ये 0 शुरुआत में नहीं है भाई, ये 0 कहाँ है, अंकों के बीच में है, और अंकों के बीच में है तो इसे सार्थक माना जाएगा। और यहाँ सार्थक अंकों की संख्या जो है टोटल कितनी हो गई है, 5 हो जाएगा। तो 0 यदि शुरुआत में है तो उसे सार्थक नहीं माना जाता, लेकिन अंकों के बीच में है तो उसे सार्थक माना जाता है। अब बढ़ते हैं इसका अगले के, तो अगला जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर 0 जो है वो लास्ट में पहुंच गई, उसका क्या करें। लास्ट में 2 तरीके से हो सकती है। देखो ये लिखा हुआ 1730, ये देखो 17.30, दोनों ही संख्याओं के लास्ट में 0 है। लास्ट वाली 0 की बाद में बात करते हैं, पहले तो अंकों की बात करो, अंक सारे सार्थक होते हैं। लास्ट वाली 0 सार्थक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये निर्भर करेगा दशमलव पर। देखो शुरुआती 0 दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, मैं अंतिम 0 की बात करता हूं। अंतिम 0 में यदि दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है तो सार्थक भी नहीं है, यदि दशमलव है तो सार्थक भी है। तो इसमें यदि देखा जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, जबकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई है, 4। फर्क है, 1000 लिखा, सारी 0 लास्ट में है, लेकिन दशमलव नहीं है तो लास्ट वाली 0 सार्थक नहीं होती, केवल एक सार्थक है, ये सार्थक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यदि इसी की जगह मैं 1.000 लिख देता तो सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि ये तो सार्थक था, ये अंतिम 0 है और अंतिम 0 दशमलव होने के कारण सार्थक हो गई है। तो इस प्रकार से अंतिम 0 सार्थक तभी मानी जाएगी यदि राशि में दशमलव उपस्थित है, यदि राशि में दशमलव उपस्थित नहीं है तो उसे अपने सार्थक नहीं माना जाएगा। तो ये सार्थक अंकों के कुछ नियमों की बात की जाए थी। एक और चलते चलते अपने इसके नियम की बात करते हैं। एक और नियम क्या कहता है कि अगर 0 पावर के रूप में दे रखी है तो उसका क्या करें। जैसे अपने बात करते हैं, मुझे दे दिया 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। मुझे पूछा गया सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक इसमें से काउंट हो गए। पावर के रूप में जो चीज़ दी होती है उसे सार्थकों में, अंकों में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसी को ही अपने सार्थक रूप में लेके जाते हैं। इसमें सार्थक अंक 1, 2, तो इसमें सार्थक अंक जो है वो केवल और केवल कितने हैं, 2 है। आ जाओ, उसके बाद कोई और दर है, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें बात की जाए तो ये तो सार्थक है, लेकिन पावर के रूप में चाहे पावर प्लस की दे रखी है चाहे पावर माइनस की दे रखी है, वो सार्थक में काउंट नहीं होती है। तो यहाँ पर सार्थक अंक की बात की जाए तो सार्थक अंकों की संख्या जो है कितनी है, इसमें 1 ही। तो पावर के रूप में जब भी कोई अंक दे रखे हों तो उसे अपने सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते हैं। पावर के रूप में जो इसके साथ संख्याएं होंगी उन्हीं को ही अपने जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी सार्थक अंकों के बारे में बात की है। सार्थक अंकों में सिर्फ और सिर्फ देखना किसको है, 0 को है। यदि 0 नहीं है तो बिना 0 के जो भी नंबर होते हैं वो सार्थक, सारे सार्थक होते हैं। 0 बीच में आ जाती है, अशून्य अंकों के बीच में आ जाती है तो सार्थक होती है। शुरुआत की 0 कभी भी सार्थक नहीं होती है। अंतिम 0 तभी सार्थक होगी यदि उसमें दशमलव है, यदि दशमलव नहीं है तो अंतिम 0 सार्थक नहीं होती है। तो ये सारा का सारा मेरे पास सार्थक अंकों के लिए नियम पढ़े थे मैंने।
ठीक है, 7 अंकों के नियम आने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपने एक टॉपिक और चलते हैं, अंकों को पूर्णांकित करना, क्योंकि ये मेरे को अभी चाहिए होगा। ठीक है, अंकों को कैसे पूर्णांकित किया जाता है, ये बहुत छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। वही बात मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि हमने छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। फिर भी पहला, अंकों को पूर्णांकित करना है। मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है 7 पॉइंट, ठीक है, 3, 8, 8। आपको दशमलव के बाद 2 संख्याएं रखनी है और ये जो लास्ट है इसको हटाना है। ये संख्या आपकी 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी है तो आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है। तो ये संख्या लिखी जा सकती है 7.38 की जगह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जितने तक पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद की संख्या 5 से बड़ी है तो आप जनरली उसमें क्या कर देते हो, 1 जोड़ देते हो। इसी प्रकार दूसरा मान, अगर यही मान 3, 8, 4 होता तो आप जानते हो कि 4 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो क्या करें, इसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना है, तो ये 7.38 ही रहेगा। चलिए, ये 2 नियम हो गए। तीसरे नियम की बात करता हूं। मान लो आपके पास राशि 7.385 दे रखी है, पूरे 5, और 5 के बाद कोई संख्या दे रखी, यानी कि 5 है और 5 के बाद कोई भी संख्या जो शून्य ना हो, अशून्य अंक हो, तो आपने पॉइंट के बाद 2 संख्याओं तक आपने मान लेना है। उसके बाद राशि 5 है और 5 के बाद कोई भी अंक जो 0 ना हो, अशून्य, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अशून्य अंक हो, तो फिर इसमें 1 जोड़ दिया जाता है और ये मान 7.39 लिखा जाएगा। समझ आ गई? क्या लिखा, 5 से बड़ा 1 जोड़ दिया, 5 से छोटा कुछ नहीं जोड़ा, 5 है लेकिन 5 के बाद भी कोई संख्या है तो 1 जोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। फिर 7.385 दे रखा है और 5 के बाद या तो कोई संख्या होनी नहीं चाहिए या उसके बाद आप 0 दे रखा हो, या तो कोई संख्या ही ना हो या उसके बाद 0 हो। तो जिस अंक तक पूर्णांकित करना है उसके बाद 5 हो और 5 के बाद कोई 0 हो, तब हम क्या करें, तब हमने जिस अंक को पूर्णांकित करना है इसको सबसे पहले गौर से देख लो। ये क्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या है तो फिर इसमें कुछ नहीं जोड़ना, तो आंसर आएगा 7.38। क्या कहा, 5 से बड़ा जोड़ दिया, 5 से छोटा नहीं जोड़ा, 5 है, 5 के बाद भी संख्या है तो भी जोड़ना है 1, 5 है, 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है वो सम संख्या है तो 1 जोड़, कुछ नहीं जोड़ना है अगर सम संख्या है। अगर विषम आ जाता है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 7.3, मान लो यहाँ पर 3 होता और उसके बाद 5 है और उसके बाद 0 है, आपने यहाँ तक काउंट करना है। 5 है, 5 के बाद ये क्या है, ये तो 0 है, आपने 2 संख्या तक रखना है। इस संख्या को देखो, ये क्या है, ये तो आ गई आपके पास ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या आने का मतलब ये है कि अब आपको कितना जोड़ देना है, इसमें 1 जोड़ देना है। तो ये राशि आप 7.34 के रूप में लिखा जाएगा। 5 से बड़ी 1 जोड़ दिया, 5 से छोटा कुछ नहीं जोड़ा, 5 है, 5 के बाद भी कोई संख्या है तो 1 जोड़ देना है, 5 है, 5 के बाद कोई संख्या नहीं है या 0 है, तो जिस संख्या को पूर्णांकित करना है वो सम है तो कुछ नहीं जोड़ना है, और यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ देना है। ये हमारे पास अंकों को पूर्णांकित करने के कुछ नियम हैं। ठीक है, इसी प्रकार कई बार अपने को एक तरीका और भी होता है कि पूर्णांकित करते समय, जैसे अपने को मान दे दिया है कि 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम द्रव्यमान रखा है और इसे अप्रोक्सीमेट में लिखना है, या मुझे प्रकाश का वेग दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर
8 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी बात करनी है। इनको कैसे लिखा जाता है? यदि ये जो मान है, ये मान है, इसे आप x मान लो, इसे भी आप x मान लो। दो दिया गया मान है, यदि जो x मान है वो आपका 5 से छोटा है तो उसकी जो पावर होती है, उसके साथ जो पावर है, ठीक है, वो वही रहती है। और यदि x का मान 5 या 5 से ज़्यादा है तो पावर +1 हो जाती है। अब यहाँ देखो, ये जो 9.1 है ये 5 से बड़ा है, 9.1 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, इसको लिखने के लिए हम 9.1 गुणा 10 की पावर -31 को हम 10 की पावर -30 किलोग्राम लिखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेट लगभग। देखो मैंने क्या किया, +1 पावर जोड़ी, ये हो गया, क्योंकि ये मान 5 से बड़ा था, ये 5 भी होता तब भी ऐसे ही रहता। ये देखो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसकी पावर 3 गुणा 10 की पावर 8 को आप लगभग 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही लिखोगे, ठीक है, पावर चेंज नहीं करते। तो ये इस प्रकार की राशियों को भी जोड़ने का, राशियों के बारे में मान पता किया जा सकता है कि किस प्रकार से ये मान चेंज होंगे या नहीं होंगे। ये 5 से छोटा होने पर पावर वही रहती है, 5 या 5 से बड़ा होने पर पावर 1+ हो जाती है। लिखने का तरीका है अपने पास, ठीक है। तो ये मेरे पास मान आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विमा के आधार पर जोड़ व अंतर। विमा के आधार पर जोड़ व अंतर के लिए हम सार्थक अंकों का यूज़ करेंगे। सार्थक अंकों का यूज़ करते समय मान लो मुझे कहा गया है कि सार्थक अंकों के आधार पर जोड़ या अंतर की बात की जाए, तो सार्थक अंकों के आधार पर जोड़ या अंतर कैसे किया जाएगा, क्योंकि सार्थक अंक हमें विमा पता होनी चाहिए, विमा के बाद हम सार्थक अंक पता कर लिए हैं। सार्थक अंकों के आधार पर हम बात करने वाले हैं कि सार्थक अंकों के आधार पर हम कैसे बात करेंगे। मान लो अपने को राशि दी हुई है 5.673 और एक राशि दी हुई है 2.13 और हमें कहा गया है सार्थक अंकों के आधार पर इनका जो है जोड़ या अंतर कीजिए। सार्थक अंकों के आधार पर हमें पता करना है कि क्या करना है। अब जब आप जोड़ करना है सार्थक अंकों के आधार पर, ऐसे नहीं है कि ये 2.31 है, चलो मेरी तरफ से 0 लगाता हूँ, क्योंकि 0 लगाते ही सार्थक अंक बढ़ जाएंगे। नहीं, अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना। सबसे पहले आपने जोड़ या अंतर जोड़ना है या घटाना है, दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं। जोड़ या अंतर, गुणा भाग के लिए बात नहीं कर रहा मैं, जोड़ या अंतर इसी के लिए बात कर रहा हूं। इसमें देखो सबसे पहले इसमें आप ये काउंट करना है दशमलव के बाद अंक कितने हैं। इसमें दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 3 है, 1 2 3। इसमें बात करो तो दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 2। अब आप पहले तो इसको जोड़ लो, 3 0 8.7, ठीक है, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब आपको इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए। हम ये मानते हैं कि हम कोई रिजल्ट को जब काउंट करते हैं तो उसमें एरर होती है, एरर होने से उसकी जो सत्यता है या उसकी मान है वो शुद्ध उतने ही रहते, क्योंकि 100% शुद्धता से मान तो कभी मापा ही नहीं जा सकता। तो हम ये मानते हैं कि सार्थक अंक के हिसाब से बात करें तो इसमें जो है हल न्यूनतम दशमलव संख्या में होना चाहिए, न्यूनतम दशमलव संख्या में होना चाहिए। अब जरा इसको हल कैसे करें। 7.803 हमें अंतर किसमें चाहिए, इसमें 2। अब हमें दशमलव के बाद कितनी संख्या रखनी है, 2, और ये है 3, और आप जानते हो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 7.80। ये
हमें सार्थक अंकों के आधार पर हमने इसका हल प्राप्त किया है। हल जब भी आप 2-3 राशियों को जोड़ोगे तो आपने ये देखना है कि दशमलव के बाद किस में कितनी संख्याएं हैं, सबसे न्यूनतम संख्याएं कितनी हैं, उतने में ही हल होना चाहिए। अगर ज़्यादा में है तो आप, अभी मैंने बताया कि संख्याओं को पूर्णांकित कैसे करते हैं, उस तरीके से आप इसको मान निकाल सकते हो। तो विमा के आधार पर हमें जोड़ करना है या अंतर करना है, दोनों के लिए यही नियम है मेरे पास। ठीक है, दोनों के लिए यही नियम है। उसके बाद आते हैं अपने दो राशियों के गुणा या भाग के लिए। दो राशियों के गुणा या भाग के लिए बात करता हूं तो मेरे को दे रखा है 3.18, ठीक है, 4, और इसका मुझे गुणा करना है 3.12 से। ठीक है, इसका मुझे गुणा 3.12 से करना है। चलिए, इसका जो भी गुणा है इसमें सबसे पहले अब की और दशमलव के बाद संख्याएं नहीं देखनी है। दशमलव के बाद क्या है, अब की बार सार्थक अंक काउंट करने हैं। 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक है इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3, तो 3 सार्थक अंक हैं। देखो, गुणा और भाग में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं, जबकि जोड़ व अंतर में दशमलव के बाद की संख्या नोट की जाती है। जोड़ व अंतर में हम गुणा भाग कर रहे हैं, इसमें दशमलव के बाद की संख्या नहीं, बल्कि हम सार्थक अंकों को ही इसमें लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक इसमें है। इस चीज़ का हम हल निकालेंगे। यहाँ पर जो भी हल आएगा वो हल में क्या देखना है, हमें ये न्यूनतम है, तो हल जो है, हल न्यूनतम किस में होना चाहिए, सार्थक अंकों में होना चाहिए। तो किस में होना चाहिए, ये अपने पास न्यूनतम सार्थक अंकों में, ठीक है, होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मान आया हुआ है, चलो सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 8 6 2.6, यहाँ से वापस 4 8 1 3। ठीक है, फिर और लेते हैं। ठीक है, 2 24, ठीक है, 5 2 आगे 3 और 5 और 9, ये हमारे पास मान आ गया है। ठीक है, हमने जोड़ा 8 10, ठीक है, 13 6 और 12 और 13, एक फिर कैरी 8 और 9 और 9, 5 के बाद 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरे पास मान। अब मुझे हल कितने लेना है, 3 सार्थक अंकों में लेना है। 3 सार्थक अंकों में हल लेना है। तो मेरे पास कितना मान है, 9.93308। तो मुझे उत्तर लेना है 3 में, तो मुझे आंसर लेना है 3 सार्थक अंकों में। ये फालतू है, हटाए। तो यहाँ देखो, ये 3 जो है ये 5 से छोटा है, तो क्या करें, कुछ नहीं जोड़ना, और मेरे पास जो हल है वो 9.93 आएगा। तो ये मेरे पास है गुणा या भाग के रूप में कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, सार्थक अंकों के आधार पर मैंने जोड़ व अंतर बताया, सार्थक अंकों के आधार पर मैंने गुणा व भाग बताया। तो ये मेरे पास आज का विमा के आधार पर सारी बात चल रही थी। तो हमने अभी यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर विमा के बारे में जानकारी प्राप्त करी है कि विमा क्या होती है, विमा कैसे बनाई जाती है। विमा के बारे में फिर एक बात याद रखना, विमा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और विमा के लिए फॉर्मूले आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आप कॉपी पे साथ में भी बना के देखिए, और हम इसके बाद प्रैक्टिस शीट लेंगे। प्रैक्टिस शीट के बाद हम बहुत सारी विमाओं के बारे में और डिस्कस करेंगे कि विमा कैसे बनाई जाती हैं।